नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में इस समय एक नया मुद्दा उछल गया है, मराठी भाषा की अस्मिता का, और इस मुद्दे को लपक लिया है ठाकरे बंधुओं ने। उनको लग रहा है कि इससे उनकी राजनीति फिर से खड़ी हो सकती है। तो जो दो डूबते हुए लोग हैं, राजनीतिक रूप से डूबते हुए, उनको लग रहा है कि मराठी भाषा उनका तिनका है जिसके सहारे वो नदी पार कर सकते हैं। अब तिनके के सहारे तो कोई नदी पार कर पाता नहीं है, तो गलतफहमी वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है, इन लोगों की भी हो जाएगी। लेकिन इस समय महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने में ये लोग ज़रूर कामयाब हुए हैं, और इसमें मेरा मानना है कि बहुत कुछ योगदान जो है राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार की कमज़ोरी के कारण भी है। देखिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर आप समझौता करेंगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज ठाकरे कोई जननेता नहीं है, उद्धव ठाकरे रह नहीं गए। ऐसे लोगों की जिनकी राजनीतिक ज़मीन नहीं बची है, उनके सामने अगर आप सरेंडर करते हुए दिखें, मैं नहीं कह रहा हूँ सरेंडर किया, सरेंडर करते हुए दिखें तो उसका नुकसान होता है, और उसका फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं जो इस समय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे उठाते हुए दिख रहे हैं। तो वैसे ये 4 दिन की चांदनी है, फिर इनके लिए अंधेरी रात ही होने वाली है। लेकिन अभी मैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात नहीं कर रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, और केवल महाराष्ट्र और मराठी भाषा की भी बात नहीं कर रहा हूँ। एक अजीब सी प्रवृत्ति पूरे देश में चल गई है कुएं का मेढक बनने की। अब कुएं का मेढक बनने की बात मैं जो कह रहा हूँ वो उस भाषा के संदर्भ में कह रहा हूँ। तमिलनाडु में तमिल चलेगी, अरे बड़ी अच्छी बात है। हर प्रदेश की जो भाषा है उस प्रदेश में उस भाषा की प्रमुखता होनी चाहिए, उस भाषा का सबसे ज़्यादा महत्व होना चाहिए, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको हिंदी का विरोध करने की क्यों ज़रूरत है? प्रश्न इस बात का है। कुएं का मेढक बनने की बात मैं इसी संदर्भ में कर रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र के लोग ये तय करते हैं कि वो केवल मराठी में बोलेंगे और जो महाराष्ट्र में हैं उनको केवल मराठी में ही व्यवहार करना होगा, बोलना लिखना पढ़ना होगा, तो इसका मतलब जो गैर मराठी हैं, जो मराठी नहीं सीख सके या नहीं सीखना चाहते, वो महाराष्ट्र छोड़ दें। और महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी के लिए आप देश के दूसरे राज्यों के दरवाजे बंद कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा राज्य जो हैं देश में वो हिंदी भाषी हैं। तो आप उन सभी राज्यों में उनके लिए सारे अवसर ख़त्म कर रहे हैं, चाहे रोज़गार का अवसर हो या फिर व्यापार का अवसर हो। क्या महाराष्ट्र के लोग ऐसा चाहते हैं? पहले ये भाषा का विवाद महाराष्ट्र में मराठी और गुजराती के बीच में हुआ करता था, और ये विवाद बहुत पुराना है। जब ये दोनों प्रदेश बने तब से, एक समय दोनों प्रदेश एक ही थे, मुंबई रेजिडेंसी थी, उसमें ये दोनों प्रदेश थे। फिर झगड़ा हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था, हिंसक आंदोलन हुआ था। मुंबई कहाँ रहे? मुंबई गुजराती चाहते थे मुंबई जो है गुजरात का हिस्सा हो, मराठी लोग चाहते थे वो महाराष्ट्र का हिस्सा हो। फिर एक सुझाव और आया था कि मुंबई को जो है केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया जाए, लेकिन आखिरकार मुंबई महाराष्ट्र के साथ रहा। अब ये जो हिंदी विरोध करने वाले हैं, इनकी सोच आप देखिए, इनकी सोच की सीमा देखिए, इनका अनपढ़त्व देखिए। भाई, आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जो हिंदी भाषी है। तो आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को, जो हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री है, उसको महाराष्ट्र से बाहर निकाल दीजिए। कह दीजिए कि यहाँ महाराष्ट्र में जो फिल्म बनेगी वो केवल मराठी में बनेगी, हिंदी में नहीं बनेगी। जिनको हिंदी में काम करना हो वो महाराष्ट्र से बाहर चले जाए। है हिम्मत क्या? मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनाने में सबसे बड़ा योगदान गुजरातियों का और मारवाड़ियों का है। आज भी मुंबई के आर्थिक तंत्र पर उनका वर्चस्व है। आज भी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बात करें या दूसरे वित्तीय संस्थानों की बात करें, उनका उस पर प्रभुत्व है। अब ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है। ये कहने का ये मतलब नहीं है कि मराठी कुछ नीचे हैं या गुजराती मारवाड़ी ऊपर हैं या हिंदी भाषी ऊपर हैं,
मराठी नीचे हैं, किसी को नीचा किसी को ऊंचा दिखाने की बात नहीं है। बात यह है, ये जो सोच है, ये जो हमारे दिमाग में कॉलोनियल मास्टर्स ने बिठाई हुई है, जिसको हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने आगे बढ़ाया कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में गलत है। भारत दरअसल एकता में अनेकता वाला देश है। जैसे खाने की थाली होती है, उसमें विभिन्न व्यंजन होते हैं, लेकिन वो एक थाली में होते हैं, तब वो एकता का प्रदर्शन होता है वो, और उसमें विविधता भी दिखती है। अलग अलग डिश अगर रखी हो तो उसको आप थाली का स्वरूप नहीं दे सकते, थाली जैसा अनुभव नहीं हो सकता आपको। तो इस देश में एकता है। ये देश सांस्कृतिक रूप से एक है, ये देश भौगोलिक रूप से एक है, सभ्यता की दृष्टि से एक है, लेकिन इसमें अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग क्षेत्रों की भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन सब मिलते हैं तो भारतीय बनते हैं। तो इसलिए जो इस तरह की कोशिश कर रहा है घेटवाइजेशन की, कि तमिलनाडु में सिर्फ तमिल बोली जाए, कर्नाटक में सिर्फ कन्नड़ बोली जाए, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोली जाए, यहाँ तक होता तो भी शायद एक बार सोचा जा सकता था कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात जुड़ रही है वो ये है कि इसके साथ हिंदी का विरोध हो रहा है। हिंदी के विरोध के नाम पर अपनी भाषा को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, हिंदी का विरोध करना है तो बंदूक जो है अपने क्षेत्र की भाषा के कंधे पर रखकर चलाना है। तो अगर आप हिंदी के विरोधी हैं तो खुलकर बोलिए हिंदी के विरोधी हैं, और हिंदी के विरोध में आइए तो आपको पता चलेगा कि हिंदी के विरोध का भारत में क्या मतलब है। अगर कोई एक भाषा देश में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है तो वो हिंदी है। एक भाषा जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ, वो हिंदी है। एक भाषा जिसमें रोज़गार के सबसे ज़्यादा अवसर हैं वो हिंदी है। लेकिन आप देखिए, फिर कह रहा हूँ कॉलोनियल माइंडसेट, ये कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो अंग्रेज़ी का विरोध नहीं कराता है। अंग्रेज़ी के विरोध में आंदोलन आपने सुना किसी राज्य में कि हम अंग्रेज़ी को दूसरे नंबर की भाषा नहीं बनने देंगे? अंग्रेज़ी को दूसरे नंबर की भाषा बनाने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हिंदी को तीसरे नंबर की वैकल्पिक भाषा बनाने में भी एतराज़ है। ये मानसिकता असल में देश को तोड़ने वाली मानसिकता है। ये अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति के संरक्षण की बात नहीं है। हिंदी का विरोध मतलब हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं आप। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाए और मराठी भाषी ज़्यादा से ज़्यादा हों, जो वहाँ रहते हैं वो भी मराठी बोले, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं बोलते, ये उनका अपराध बन जाए, ये बात तो ठीक नहीं है। आपने कहीं सुना कि देश के किसी हिस्से में, ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ उत्तर भारत में जो हिंदी भाषी इलाके हैं, कभी किसी भारतीय भाषा का विरोध हुआ हो, किसी भारतीय भाषा के विरोध में आंदोलन चला हो? तो हिंदी भाषी देश को समग्रता में देखते हैं, वो एकता में अनेकता को देखते हैं। जो हिंदी विरोध के लिए अपनी भाषा को ढाल बनाते हैं वो दरअसल उसी सोच के हैं जो ऐसा मानती है कि ये अनेकता में एकता वाला देश है। तो हिंदी का विरोध जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के लोग कर रहे हो, चाहे कर्नाटक के लोग कर रहे हो, चाहे तमिलनाडु के लोग कर रहे हो, इनको कहीं नहीं ले जाने वाला है। और कुछ ही राज्य हैं जहां इस तरह का काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे देश में इस तरह का हो रहा है। आपको केरल में हिंदी के विरोध में कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आपको आंध्र प्रदेश में हिंदी के विरोध में आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तेलंगाना में हिंदी के विरोध में आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आपको पंजाब में हिंदी के विरोध में आवाज़ सुनाई नहीं देगी, उड़ीसा में सुनाई नहीं देगी। लेकिन कुछ राज्य हैं, यहाँ तक कि बंगाल में भी हिंदी के विरोध में कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी।
और हिंदी भाषियों के आधार पर, अब महाराष्ट्र की ही बात कर लें तो महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री की मैंने बात की, आप महाराष्ट्र में जो है जितने उद्योग धंधे हैं उसमें जो कामगार हैं सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग हैं। तो दरअसल आप संदेश क्या देना चाहते हैं? ये हिंदी विरोध के जरिए आप कौन सा प्रदेश के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देना चाहते हैं? दरअसल आप संदेश तो तब देंगे जब आपके पास कोई विचारधारा हो, आपकी कोई सोच हो। ना आपकी कोई सोच है न विचारधारा है। आप तात्कालिक रूप से एक मुद्दे का भावनात्मक इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि हिंदी का विरोध करने से उनकी राजनीतिक जमीन जो खो चुकी है, राज ठाकरे की तो कभी थी ही नहीं, उद्धव ठाकरे की जो थी खो चुकी है वो लौट आएगी, नहीं लौटने वाली है। इससे बांटने से किसी को फायदा नहीं होता है। तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को भले हो जाए, लेकिन अंततः नुकसान होता है। तो ये समाज में विभेद पैदा करने वाले मुद्दे हैं। महाराष्ट्र में मराठी फले फूले, इससे किसी हिंदी भाषी को कभी ऐतराज़ नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों की भाषा है मराठी। मराठी का जो साहित्य है वो पूरे देश में जाना जाता है, उसकी पहचान है और उसकी गुणवत्ता का जो स्तर है उसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं, कभी किसी ने उसका विरोध नहीं किया। मराठी साहित्य बहुत ही समृद्ध और संपन्न साहित्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मराठी साहित्य का महत्व या मराठी भाषा का महत्व तभी साबित होगा जब आप हिंदी का विरोध करेंगे। ये नकारात्मक सोच है, ये विभाजनकारी सोच है। इससे मराठी और महाराष्ट्र के लोगों का भी फायदा नहीं होने वाला है। आप जिनके फायदे का दावा कर रहे हैं दरअसल उनका सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन उनको इस सब से मतलब नहीं है कि मराठी का फ़ायदा हो रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों का फ़ायदा हो रहा है। उनको मतलब है कि इसमें हमारा कुछ राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है क्या। तो उस अपने तात्कालिक राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। जिस तरह से सोशल मीडिया आने और कम्युनिकेशन में जिस तरह का विस्तार हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, कंप्यूटर आने, इंटरनेट आने के बाद हिंदी का प्रचार प्रसार और ज़्यादा बढ़ा है। हिंदी के कारण लोगों के लिए अवसर और ज़्यादा खुले हैं। ऐसे में हिंदी का विरोध करके दरअसल आप महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी, कम से कम युवा पीढ़ी के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। अगर मराठी भाषी अंग्रेज़ी सीख सकता है तो हिंदी क्यों नहीं सीख सकता? और कोई कंपलसरी तो है नहीं, अंग्रेज़ी तो आपने कंपलसरी बनाई है कि मराठी के बाद अंग्रेज़ी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी को तो भारत सरकार ने कंपलसरी भी नहीं बनाया है गैर हिंदी भाषी राज्यों में। कहा है कि जितनी भाषाओं का विकल्प है उनमें से एक विकल्प हिंदी भी है। अब ये छात्र और अभिभावकों पर है कि वो किस भाषा को चुनते हैं। वहाँ कोई मजबूरी नहीं है कि आप इसी भाषा को चुनिए, यानी हिंदी को ही चुनिए, नहीं चुनेंगे तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा। ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसा भी कोई नियम नहीं बनाया गया है। दरअसल आपके मन में अपनी भाषा के प्रति गौरव का भाव नहीं है। आपके मन में देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के प्रति हिकारत का भाव है, नफ़रत का भाव है। और ये नफ़रत का, हिकारत का भाव सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए है कि आपको लगता है कि हिंदी का विरोध करेंगे तो सबसे ज़्यादा चर्चा होगी। महाराष्ट्र में आप तमिल का विरोध करके देखिए, कौन आएगा? 5 लोग नहीं जुटेंगे। कन्नड़ का विरोध करके देखिए, 2 लोग नहीं जुटेंगे। हिंदी भाषियों की मुंबई की पूरी व्यवस्था में जो योगदान है उससे भला आप कैसे इनकार कर सकते हैं? और हिंदी भाषियों के खिलाफ अभियान चलाकर आप महाराष्ट्र का क्या फ़ायदा करना चाहते हैं? हासिल क्या करना चाहते हैं? पहले तो अपना उद्देश्य बताइए। मराठी भाषा का सम्मान हो, मराठी भाषा लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, खासतौर से जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। इससे तो किसी को एतराज़ नहीं है, कोई इसका विरोध तो कर नहीं रहा है। लेकिन इसके लिए हिंदी को
कोसने की, गाली देने की, उसका विरोध करने की क्या ज़रूरत है? आप ये अभियान अगर चलाएं कि मराठी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, मराठी भाषा सीखने के नए अवसर लोगों को उपलब्ध कराएं, खासतौर से नई पीढ़ी को। वैसे भी उत्तर भारतीयों की जो नई पीढ़ी है वो उनमें से 90% से ज़्यादा लोग मराठी बोलते हैं। उनके घरों में अगर आप देखेंगे तो हिंदी का अखबार कम आता है, मराठी भाषा का अखबार ज़्यादा आता है। ऐसे वातावरण में जब आप हिंदी के विरोध में खड़े होते हैं तो दरअसल लोगों के मन में, खास तौर से गैर मराठी भाषी लोगों के मन में मराठी भाषा के विरोध का एक भाव पैदा करते हैं। तो आप मराठी भाषा का कोई सम्मान नहीं कर रहे, उसका कोई हित नहीं कर रहे, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि इससे आपकी राजनीति चलेगी, मराठी भाषा को, महाराष्ट्र को नुकसान हो तो होता रहे। तो लोग इतने नासमझ नहीं हैं। अब जो कल प्रदर्शन हो रहा था उसमें जो महिलाएं आई थीं, ये मनसे का प्रदर्शन था जिसको इजाज़त नहीं थी, फिर भी प्रदर्शन किया जा रहा था। उसमें जो महिलाएं आई थीं वो कह रही थी कि आज मराठी में बोलेंगे, लेकिन बोलते बोलते उनके मुंह से हिंदी ही नहीं निकल रही थी। इससे समझिए कि महाराष्ट्र और ख़ास तौर से मुंबई के लोगों के मन में हिंदी रची बसी हुई है। आप मराठी का समर्थन करेंगे, 100 में 100 लोग खड़े होंगे। आप हिंदी का विरोध करेंगे तो कितने लोग खड़े होंगे, और कितने लोग जो खड़े होते हैं वो टिके रहेंगे, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। लेकिन वो संख्या बहुत ही छोटी होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। महाराष्ट्र के लोग और ख़ास तौर से मुंबई की बात करें, मुंबई के लोग हिंदी विरोधी नहीं हैं। मराठी समर्थक हो सकते हैं, इस पर कोई एतराज़ नहीं है, इसके बारे में कोई शंका, कोई शुबा नहीं है। लेकिन वो हिंदी विरोधी हैं। आप मराठी घरों में चले जाइए, 100 घरों में जाइए, आपको कम से कम 80 घरों में हिंदी फिल्मों के गाने सुनने को मिलेंगे, हिंदी फिल्म देखते हुए लोग मिलेंगे। लेकिन आप हिंदी का विरोध करके क्या हासिल करना चाहते हैं? उनके मन में एक अपराध बोध पैदा करना चाहते हैं कि अगर तुम हिंदी गाने सुनते हो, हिंदी की फिल्में देखते हो, हिंदी बोलते हो तो तुम गलत कर रहे हो। इससे आखिर समाज का फ़ायदा क्या होगा? लेकिन समाज का फ़ायदा आपका उद्देश्य हो तब तो ये सोचेंगे। तो ये ठाकरे बंधुओं ने जो शुरू किया है, इसको बहुत सख्ती से दबाया जाना चाहिए। इसका मुकाबला जिस तरह से कानून में जो भी व्यवस्था है, जो भी प्रावधान है, उनके अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस का, कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, वो नहीं चलने दी जाएगी। और जो भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं उनको इसका खामियाजा, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये संदेश जाना चाहिए जहाँ भी जो भी राज्य सरकार है उसकी ओर से। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।